हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको प्रीवियस मैनेजमेंट की जो भी लेक्चर थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग मैनेजमेंट की फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चांसेस है कि आपको ये केवल और केवल मैनेजमेंट की जो भी कॉन्सेप्ट थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से इसकी ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि क्या हमने पिछले क्लास पढ़ा था, उसके बाद उस क्लास को आज से जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या थी? मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक विशेष उद्देश्य डिसाइड किया जाता है, बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है। उस एनालिसिस के बेस पे वह कंपनी एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, एक उद्देश्य डिसाइड करती है, एक गोल डिसाइड करती है। अब गोल डिसाइड करने से ही अचीव नहीं हो जाता है ना। उस गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्क्स। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, काम करवाने होते हैं। उन कामों को हमें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे से करवाना होता है। तो इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है मतलब दिए गए समय में पूरा करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है जितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हो उतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे से हमें उसको पूरा करना होता है, यानी कि कम से कम खर्च पे, कम से कम पैसे पे पूरा करना होता है। तो पूरा करवाने की यह एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि इसे वेरियस स्टेप से होकर के गुजरना होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे आने वाले समय पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, कैसे है। उसके बाद हमने समझा था कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या होती है। मैनेजमेंट की हिस्ट्री मतलब मैनेजमेंट एक्चुअली अभी का नहीं है, ये पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। हमारे भारत में पता नहीं आप अगर अगर ले लोगे तो बहुत सारे साम्राज्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हुआ। हर जगहों पर कोई ना कोई अगर राजा महाराजा थे तो युद्ध होता था। उस समय पे भी मैनेजमेंट काम करता था। इनफैक्ट आज हमारे घर में, तब भी हमारे घर में मैनेजमेंट काम करता था। हमारी होम मैनेजमेंट होती थी। होम मैनेजमेंट में भी पैसे आते थे 10,000 रुपये। उसको किस तरीके से किया जाए, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव होती थी सेव भी किया जाए। तो उसके लेकर के हर तरीके से हम लोग प्लान करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो मैनेजमेंट वहाँ भी होता था। इवन फैक्ट पर्सनली भी हम लोग खुद को मैनेज करते थे। बट मैनेजमेंट का ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज होने लगा, बहुत ज़्यादा चर्चा पे आने लगा कब? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ती चली गई। वहाँ धीरे धीरे करके दो इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट की जो भी प्रिंसिपल्स थी, बोला जाता है कि उनकी नींव रखी। जैसे जिनका नाम हम लोग हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर बोल सकते हैं। उन दोनों के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। बाद में हमारी जो भी चैप्टर 2 आएगी वहाँ पर उन्हीं दोनों के प्रिंसिपल्स को हम लोग जानेंगे। तो वो दोनों हम लोग बाद में समझेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे यह जानने की कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इन सारी 4 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है सर। तो हमारी जो तीसरी पॉइंट है वह होगी मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं? फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, ठीक है। फीचर्स का क्या अर्थ होता है? विशेषता। देखो, ये मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर से आपको एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5। या तो वो एसएक्यू हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, या तो दोनों मिला करके हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फीचर्स 10 लर्न करके जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फीचर्स को समझो कि ये होता क्या है। लेकिन 4-5, 2-3 ब्रेन में भी रखते हो तो एक मार्क के लिए आप कितने फीचर्स लिखोगे? एक लिखते हो तो अच्छे से डिटेल्ड में एनालाइज करके, दैट्स मोर देन एनफ, ओके। तो मैनेजमेंट को हमने समझा, मैनेजमेंट क्या होती है। अब यहीं से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखो मैनेजमेंट की क्या विशेषता है। पहला तो है मैनेजमेंट किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप खुद को मैनेज क्यों करोगे? बात समझ में आ रही है ना? तो यदि मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि इधर एक कॉल आ रही थी।
एनी हाउ, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट किसी एक विशेष गोल को पाने के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो हम लोग क्यों अपने आप को मैनेज करें? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके पापा का, वे मंडे टू सैटरडे देखोगे एक सेट ऑफ रूटीन फॉलो करते हैं, 6 बजे उठना, 6:30 बजे तक ये करना, 8:30 बजे तक नैटी लोकल पकड़ना, लेकिन संडे को भी रिलैक्स रहते हैं। क्यों? संडे को उनके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट में हम लोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य है ये हर एक बोल सकते हो कि हर एक बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य में भी बहुत बड़े लेवल पे होगा, लाइक मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट्स, मल्टीपल ऑफ एक्सपेंशंस हो सकते हैं। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटी ऑब्जेक्टिव होगी, छोटी वे ऑफ मैनेजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं जो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यह सर्वव्यापी है। ठीक है, मैनेजमेंट सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का क्या अर्थ होता है सर? सर्वव्यापी का अर्थ होता है मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। आप घर पे देखो, घर पे भी मैनेजमेंट होती है, छोटे लेवल पे है लेकिन है। आप हॉस्पिटल्स में देखोगे कि वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है। आप स्कूल्स में देखो, स्कूल्स में भी मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट हर एक जगह पर होता है। हो सकता है कोई कहीं पर बड़े पैमाने पे हो रहा है, कहीं पर छोटे पैमाने पे हो रहा है, कहीं पर प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, कहीं पर प्रोसेसेस बहुत ही कम है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह होता है। जहाँ पर भी एक गोल आती है, उस गोल को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वे से प्राप्त करने का मतलब ये आता है, तो वहाँ पर समझ लो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कब काम पे आती है? सबसे पहले मैनेजमेंट तभी काम में आती है जब कोई विशेष ऑब्जेक्टिव को पूरा करा जाए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह अप्लीकेबल है, मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, हर जगह कार्य करते रहता है। मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल में भी लगती है, मैनेजमेंट एक स्कूल में भी लगता है, सब जगह लगता है। ठीक है, उसके अलावा और एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि पता है कि इसमें से एक ही मार्क का पूछने वाला है और 2 से 3 भी कर लेते हैं तो भी एनफ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या अर्थ होता है? मतलब ये एक सामूहिक क्रिया है। मतलब मैनेजमेंट में एक कंपनी होती है, एक कंपनी किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे काम कर रही होती है। तो उन सारे कामों को करने के लिए ध्यान से सोचो क्या होता होगा। उन सारे कामों को करने के लिए क्या केवल और केवल एक इंसान काम करता है? नहीं, सारे लोग काम करते हैं। बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान काम कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट एक इंसान की कोई क्रिया नहीं है। मैनेजमेंट इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ पर ग्रुप में मिल करके सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इसको आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। एक और अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। हालांकि अगर मुझसे पूछो मैं बताते चला जाऊंगा कितनी सारी हैं, बट हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, ये लास्ट में एक बोल देता हूँ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। उन कामों को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली तरीके से पूरा करने के लिए पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ किया जाता है। तो एक स्टेप से होकर के हमें गुजरना होता है, एक प्रोसेस से होकर हमें गुजरना होता है। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेक्स्ट के चैप्टर्स में आएंगे, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। हाँ, इनफैक्ट इस चैप्टर में भी लेटर पार्ट्स में आएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा, वहाँ हम लोग जानेंगे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट की क्या विशेषता है? सबसे पहले विशेषता, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड होता है। जहाँ एक गोल आती है वहाँ पर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। गोल हर एक बिजनेस में होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, बट गोल हर एक लेवल ऑफ बिजनेस में हो सकती है, हर बिजनेस में होती है। और जहाँ एक गोल आता है वहाँ पर उस बिजनेस में मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है। मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, यह हर जगह एप्लीकेबल है। हॉस्पिटल्स में, स्टोर्स में, छोटे दुकानों में, बड़े दुकानों में, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसे कई सारे स्टेप से होकर के गुजरना होता है। दिस इज़ आर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट?
आप इसको इम्पोर्टेंस कह सकते हो, आप इसको बेनिफिट्स कह सकते हो, ठीक है, आप इसको एडवांटेजेस कह सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं हमारी मैनेजमेंट की। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो मैनेजमेंट का महत्व, मैनेजमेंट के लाभ, मैनेजमेंट के फ़ायदे, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है या फिर लाभ क्या है, इसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहला लाभ और ये है कि यह हमारी मदद करता है अपने टारगेट्स को अचीव करने में, हमारे गोल्स को अचीव करने में ये मदद करता है। क्योंकि जहाँ गोल होता है वहीं पर हम लोग मैनेजमेंट वहीं पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर कोई गोल नहीं है, ऐसा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है शायद जहाँ पर कोई गोल ना हो। हर एक इंडस्ट्री का गोल होता है, हर एक बिज़नेस का एक कोई गोल होता है। ये गोल समय के हिसाब से बढ़ते रहता है, एक्सपैंड होते रहता है। बहुत सारे गोल हो सकते हैं लेकिन गोल होता है। तो जहाँ गोल होता है वहाँ पर मैनेजमेंट आती है, और मैनेजमेंट क्या करता है, ये हेल्प करता है उन्हीं गोल्स को अचीव करने में। अब ये गोल्स क्या हो सकते हैं? गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, या तो हमारे ब्रांचेस को एक्सपैंड करना है, या तो सेल्स बढ़ानी है जिससे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स लिया जा सके, ऐसे आजकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे गोल्स हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये मदद करता है हमें गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट और क्या करता है, मैनेजमेंट के और क्या फ़ायदे हैं। मैनेजमेंट हमारी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी मदद करता है जिससे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास लेबर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए उन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज कहा जाता है। मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि समय से पूरा किया जाए और कम से कम पैसे पे किया जाए। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको इफ़ेक्टिव तरीके से, उसको प्रभावपूर्ण तरीके से, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, उसको सही तरीके से काम पे लेकर के आना, जिससे कि कम से कम खर्च हो और जल्द से जल्द अचीव किया जा सके उस गोल को, इसके ऊपर काम करता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाता है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने में मदद करता है, सही तरीके से काम पे लाने में मदद करता है, जिससे कि हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब कुछ भी ऐसा जो कि हमें उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, जैसे कि इंसान चाहिए, पैसा चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, तो उनको उस तरीके से यूज़ किया जाए उन सारे रिसोर्सेज को, जिससे कि कम से कम खर्च में जल्द से जल्द हम हमारे गोल तक पहुंच सके। यह काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट का यह भी एक एडवांटेज है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही हर मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। पहले का जो समय था उस समय पे आप कह सकते थे कि हो सकता है कि एक मैनेजमेंट जो है वह केवल और केवल पैसे कमाने के ऊपर ध्यान दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के ऊपर। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस केवल और केवल पैसे कमाने के उद्देश्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मैनेजमेंट को जो भी गोल सेट करना है उसमें उन लोगों को क्या करना होगा, इन 3 सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हुए ही अपने गोल्स को सेट करना है। जैसे कि मान लो पहले का एक ज़माना था कि जब आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करके निकल सकते हो, लेकिन आज के इस युग में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो आपके ऊपर केस ठोक सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लेकिन इस तरीके से बनाना है जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो। तो आपके जो भी गोल्स हैं उन गोल्स को
क्या करना होता है, इन 3 नज़रिए से देख करके एक मैनेजमेंट को आज अपने गोल्स को सेट करना होता है। कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको आज इस लेवल पर, आज के इस डेट में उन्हें इन 3 क्षेत्रों को ध्यान में रख करके ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना हो सकता है। तो पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यस, इसके बारे में वो ध्यान देगा ही। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हर संगठन जो होती है उसके 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला तो वो इकोनॉमिक मतलब होता है ये पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। ओके, पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। पहले तो वो यह कोशिश करेगा कि जितनी मतलब जितना उसने खर्चा लगाया है, जितना उसने कॉस्ट बियर किया है, एटलीस्ट वो उतना पैसा कमा ले। पहले तो वो ये कोशिश करेगा। वो क्या कोशिश करेगा कि उसने जितना भी पैसा लगाया है एटलीस्ट वो उस पैसे को रिकवर कर ले, यानी कि मैं लॉस में ना जाऊँ, नो प्रॉफिट नो लॉस तक आ जाऊँ, यानी कि अपनी जो कॉस्ट है उन कॉस्ट्स को मैं कवर कर लूँ। पहले तो वो ये सोचेगा। अगर मान लो कोई मैनेजमेंट है और वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो कि पैसे से रिलेटेड है, तो सबसे पहले वो अपने माइंड में यह सेट करेगा कि यार एटलीस्ट मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं लॉस में ना जाऊँ, प्रॉफिट ना हो ठीक है, इक्वल आ जाऊँ लेकिन लॉस में ना जाऊँ। सबसे पहले वो सोचता है कि एटलीस्ट मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं मार्केट में टिका हुआ रहूँ। मार्केट में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मार्केट में टिका हुआ रहना ज़रूरी है। तो टिका रहने के लिए मुझे अपने खर्चे निकालने होंगे, अपने कॉस्ट को कवर करना होगा। कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं, जैसे कि लेबर को देना है, सप्लायर्स को माल लिया हूँ उनको देना है, रेंट देना है, ये सारे खर्चे। एटलीस्ट वो इतना कॉस्ट कवर करने के बारे में सोचता है। अगर वो कॉस्ट कवर हो गया उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट हो जाती है उसके बाद वो सोच सकता है कि चलो अब हम लोग हमारे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं। तो यह हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पैसे से रिलेटेड। सबसे पहले वे सोचेंगे कॉस्ट कवर करने के बारे में, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बारे में, उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में, ग्रोथ करने के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सेकेंड पार्ट होती है वो आती है सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। मतलब कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना हो सके उतना पोल्यूशन को कम करना, पोल्यूशन को कम करना जितना हो सकता है उतना। उसके बाद वे लोग सोचती हैं कि हमारे जो भी सोसाइटी है उन सोसाइटी में जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बेचने जा रहे हैं वो एटलीस्ट मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट्स हो। ऐसा ना हो कि अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए, बट फिर भी मैं क्या बताऊँ, आप लोग देखते ही होंगे टीवी में जिस जिस प्रकार की प्रोडक्ट्स की एड्स दिख रही होती है, और जो भी सेलिब्रिटीज़ जिस प्रकार की एड्स कर रहे होते हैं वो मतलब ट्रूली वो मतलब मैं क्या बोलूँ कि इतनी बेकार सी प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं कि जिससे कि मतलब हेल्थ की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अगर एक एंटरप्राइज़ हैं, हम एक मैनेजमेंट में हैं, हम एक कंपनी है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, ना कि उनकी हेल्थ को ख़राब करके हमें वो पैसे नहीं कमाने हैं। एटलीस्ट हमें इतना ध्यान देना है। तो सोशली क्या करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या कंसिडर करा जाता है कि समाज से रिलेटेड उद्देश्य क्या हो सकते हैं। एक मैनेजमेंट का समाज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो पोल्यूशन को कम करे जितना हो सका उतना। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन कोशिश करें कुछ ऐसा तरीका ढूंढे जिससे कि पोल्यूशन कम किया जा सकता है। कोशिश करें कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करें। और ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि किसी कस्टमर को हम लोग किसी प्राइस पर बेच रहे हैं, किसी दूसरे कस्टमर को किसी और प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हर कस्टमर को एक ही तरीके से ट्रीट करना है। हम लोग को इस बात पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ये भी हमारी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आती है। आप देखोगे कि जितनी भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, ये सारे एटलीस्ट इन सारी चीज़ों का फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस में आपको ये देखने को मिलेगी। एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कहने का क्या अर्थ है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कहने का अर्थ है हमारा कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड भी आपको माइंड पे ध्यान देना है। अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज़ ही जो हैं जो आपकी उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में मदद करते हैं। यदि आप अपनी एम्प्लॉयज़ की ही टेक केयरिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे मतलब
उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करोगे। क्योंकि यदि आपके एम्प्लॉइज़ की आप टेक केयरिंग नहीं कर रहे हो, अगर वे सेटिस्फाइड नहीं है तो वे आपके कस्टमर्स को भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। वे आपको, यदि कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो कस्टमर आपको, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं और आपको पैसा आएगा नहीं, तो आप प्रॉफिट कमाओगे नहीं, अल्टीमेटली आप डाउनफॉल में चले जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचो। एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचने का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचने का मतलब है कि कोशिश करो कि उनको मतलब उन्होंने जितना भी काम किया है उस काम के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाए। इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, आप और क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है, 8 घंटे की जॉब होती है, सबको पता है कि 8 घंटे का जॉब होता है, लेकिन उनसे 12-13 घंटे काम करवा लिया जाता है, ओवर टाइम करवा लिया जाता है, लेकिन 8 घंटे की ही पेमेंट करी जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उस जगह पर यदि हम लोग भी हैं तो हमें भी दुख पहुंचेगा ये वाली कहानियाँ सुन करके, ये वाली दास्तां सुन करके। तो फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो, फेयर पॉलिसीज़ रखो एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। और कोई एम्प्लॉई यदि मान लो छोटे पोस्ट पे भी आ रहा है तो कोशिश करो, अगर मान लो वो इंसान इच्छुक है उस बड़े पोस्ट तक पहुंचने के लिए, तो कोशिश करो कि आप उसके लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, जिससे कि वो अपने आप को भी एक बड़े लेवल पर लेकर के जा सके, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। मतलब कोई भी मैनेजमेंट पहले के समय में तो ठीक है, आप एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेकर के बढ़ सकते थे, बट आज की इस डेट में नहीं किया जा सकता है। आज के इस डेट में आपको इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे आगे बढ़ना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता है आज के इस युग में। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आगे बढ़ना है। तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पहले कॉस्ट कवर, फिर प्रॉफिट, फिर एक्सपैंड। सोशल ऑब्जेक्टिव, पोल्यूशन कम करना, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, सोसाइटी से रिलेटेड। इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होती है हमारी सारी चीज़ें। तो एम्प्लॉयज़ की क्या करना है कि टेक केयरिंग करना है, उन्हें खुश रखना, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, समय पर पैसा देना उनके लिए, और उनके लिए और जो भी सुविधाएं हो सकती है, ओवर टाइम पेमेंट होगी तो ओवर टाइम पेमेंट करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कई सारी ऐसी कंपनियां होती है जो केवल और केवल बॉयज़ को अपॉइंट करना पसंद करती है। हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वे भी कर सकते हैं, बट लेडीज़ को अवॉइड करवा दिया जाता है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करनी है हमें, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ली, हमने इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ली। इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चौथे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। एक विशेष गोल होता है, उस गोल की प्राप्ति के लिए ही मैनेजमेंट सामने आता है। फिर हम लोग परवेसिव पढ़े, ये सर्वव्यापी होता है, हर जगह, हर स्कूल, हॉस्पिटल, सब जगह अप्लाई होता है, छोटे बड़े लेवल पे अप्लाई होता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं, इसलिए इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, और ये प्रोसेस है क्योंकि ये कई सारे स्टेप से होकर के गुजरता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या है कि हमारे पास कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी पूरी मदद करता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, मे बी कैपिटल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना, जिससे कि कम से कम पैसे में जल्द से जल्द उस गोल को अचीव किया जाए, इसके लिए हेल्प करती है मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया, ऑब्जेक्टिव्स तो समझ ही लिया है। खैर, अब एक छोटी सी पॉइंट में भी पूछा जा सके जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक मैनेजमेंट की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। अगर मान लो मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा है ना, लिमिटेशंस मतलब एक प्रकार का ये दोष आप कह सकते हो कि क्या दोष हैं जो कि मैनेजमेंट में देखने को लिए मिलते हैं। एक नंबर के पॉइंट के लिए शायद पूछ ले, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट दैट। सो एनी हाउ, मैनेजमेंट का क्या लिमिटेशन हो सकता है। पहला लिमिटेशन हम लोग बोल सकते हैं एक मैनेजमेंट का हो सकता है कि अगर मान लो आपकी जो भी मैनेजमेंट है वह अवॉइड कर रही है इफ़ेक्टिव वे से, मतलब मैनेजमेंट में सारे काम तो चल रहे हैं, लेकिन यदि आपके मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट है, आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिफाइन कर लिया, गोल भी अचीव हो गए मान लेते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने में जो एफिशिएंसी है वह भी नहीं थी और समय से भी वो गोल अचीव नहीं हो पाया,
तो इस मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है? आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए तो अल्टीमेटली आपने तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा लिया, लेकिन आपको रिटर्न उतना नहीं मिल पाया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार की मैनेजमेंट में हालांकि कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो यदि मान लो आपकी मैनेजमेंट है और वो मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव, इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को कम ही कर रहे हो। देखो, और मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा था ये एक बहुत स्टेप से होकर के गुजरता है। मैनेजमेंट क्या होता है, कई सारे स्टेप से होकर के गुजरता है। अब मान लो किसी एक स्टेप में भी प्रॉब्लम आ गई तो ये दूसरे स्टेप को भी प्रभाव डालेगा, तीसरे को। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट होती है। से फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया, कोई प्रोडक्ट बनाई। अब उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सेल्स डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया गया बहुत अच्छे तरीके से। अब उसको बनाने के लिए मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बनाती है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसकी मार्केटिंग के बारे में सोचती है, प्लानिंग करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत कुछ होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट उसके बाद के क्रम में काम करते चला जाता है। लेकिन मान लो एंड मोमेंट में कुछ ऐसा समझ में आया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फिर से वापस बोल रही है कि यार हमसे कुछ गलतियां हो गई है, वी हैव टू चेक आर R&D प्रोजेक्ट्स अगेन एंड अगेन। सो इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? यहाँ तो एक मुश्किल की घड़ी आ गई ना। तो यहाँ पर केवल और केवल R&D डिपार्टमेंट इम्पैक्ट नहीं हुई है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट इम्पैक्ट हुई है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इम्पैक्ट हुई, वो सेल्स डिपार्टमेंट इम्पैक्ट हुई, बहुत सारे प्रोजेक्शंस एंड एक्सपेक्टेशन सब कुछ इम्पैक्ट हो गए। तो ये एक स्टेप में काम करता है, ये एक प्रोसेस में काम करता है। यदि एक डिपार्टमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ा तो यह और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रभाव डालता है। बात समझ में आया? इसको डोमिनोज इफेक्ट आप कह सकते हो कि हर एक डिपार्टमेंट को प्रभाव डालते चला जाता है इस तरीके से। और उसी तरीके से और एक अगर मैं लिमिटेशन की बात बोल दूं कि यदि मान लो आपने गोल ही गलत सेट कर दिया तो भी आपकी जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है वो गलत दिशा में बह जाती है, पूरी मैनेजमेंट गलत ओर चली जाती है। तो लिमिटेशंस में आप ये 2-3 चीज़ें याद रख सकते हो। क्या है? इनएफिक्टिव और इनएफिशिएंट वे से आपने कोई यदि गोल गलत सेट कर लिया तो आपकी पूरी मैनेजमेंट गलत दिशा पे चली जा सकती है। यदि मैनेजमेंट के किसी एक प्रोसेस, किसी एक स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो हर एक स्टेप को प्रभाव पड़ने लग जाता है। लाइक जैसे मैंने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के एग्जांपल में समझाया था, R&D का एग्जांपल में समझाया। और तीसरे स्टेप ये बोल सकते हैं, तीसरे स्टेप में हमने ये बोल सकते हैं कि यदि मान लो इफ़ेक्टिव, इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ही हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप गोल तो अचीव कर लोगे लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप समय से अचीव नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वेस्टेज करके आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप लिमिटेशंस में रख सकते हो। तो आई होप हम लोगों ने जो भी कुछ आज के क्लास में सीखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो भी डाउट्स होंगी वो हमसे पूछें, कोशिश करें जितनी हो सके उतनी तरीके से हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यदि वीडियोस अच्छी लगे तो इसी तरीके से अपना जो भी प्यार है, अपना सपोर्ट है वो बनाए रखें। कई सारे बच्चे जो कि हमारे हिंदी मीडियम में हैं उनके पास बिज़नेस स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं रहती है, तो अच्छा होगा इन बिज़नेस स्टडीज़ की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप उन बच्चों तक भी शेयर कर दें जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्कोप नहीं है। ओके, थैंक यू।